सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 व्याकरण मंथन के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पाठ 3 शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ 3 है आपका शब्द विचार। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो ऐसे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, पढ़िए और समझिए। म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस र प्लस अ, मटर। यहाँ पे 6 वर्ण हैं बच्चों। व ई द य आ, विद्या। यहाँ पे 5 वर्ण हैं आपके। उपर्युक्त वर्ण समूह मिलकर एक निश्चित अर्थ अभिव्यक्त कर रहे हैं, अतः इन्हें शब्द कहा जाता है। बच्चों, आपको पता है मटर का कोई अर्थ होता है, विद्या का कोई अर्थ होता है, अर्थात ये सब क्या हैं? आपके शब्द हैं। ठीक है बच्चों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है बच्चों, समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे पद कहते हैं, अर्थात मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे आपके अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग हो गए, तो उस समय वहाँ पे जो शब्द होगा अलग अलग, उसको क्या कहते हैं? पद। शब्दों के भेद। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 4 आधार हैं जिन पे शब्दों को बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला जानते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, यानी कि अर्थ। एक है सार्थक शब्द तथा दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे पानी, चाय, रोटी आदि। बच्चों, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ है, ठीक है, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे वाणी, वाय, रोटी। बच्चों, अक्सर हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के ही साथ करते हैं, जैसे हम पूछते हैं पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी। ठीक है बच्चों, आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, यानी कि व्याकरण जो है बच्चों, उसमें बस हम सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, यानी ये जो अर्थ है बच्चों, उसमें हम सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी शब्द अलग हों लेकिन उसका अर्थ जो है वो एक ही हो। ठीक है बच्चों, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज का क्या होता है? सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर। इन सब का अर्थ क्या होता है बच्चों? सूरज। ठीक है। विलोम शब्द, वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे झूठ का सच, पाप का पुण्य आदि। आगे है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे किताब, नेहा, मूर्ति आदि। यानी कि बच्चों, किताब का कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा, किताब का एक ही अर्थ है। नेहा, यहाँ पे एक नाम है, उस नाम का भी एक ही अर्थ है। मूर्ति, ठीक है बच्चों, ये होते हैं एकार्थक शब्द। आगे देखिए, आगे है बच्चों अनेकार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे भिन्न भिन्न अर्थ। ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ प्रयोग की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो जाता है अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थ शब्द का प्रयोजन, मतलब, जैसे कि अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अर्थ जो है, अर्थ मतलब क्या होता है? धन भी होता है बच्चों, ठीक है, कारण भी होता है, मतलब भी होता है और प्रयोजन भी होता है। ये होते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है: तत्सम शब्द और तत्भव शब्द। तत्सम शब्द के बारे में जानिए। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं
उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत के वो कुछ शब्द जिसका हमने हिंदी में अर्थ नहीं निकाला, ज्यों का त्यों रख दिया, वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अग्नि, अश्रु, ये आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। ज्यों के त्यों जो रखे जाते हैं शब्द संस्कृत के हिंदी में, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भ्रमर, अश्रु, सर्प, घट, सप्त आदि। ठीक है बच्चों। दूसरा है तो बच्चों आगे देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होने वाला या संस्कृत से होने वाला, अर्थात जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में स्वीकृत हुए वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, सींग, हाथी आदि। अर्थात बच्चों जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने हिंदी में उसके अर्थ को जो प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको समझने के लिए हुआ कि संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में रखे गए हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत का शब्द से जिसका अर्थ है उस अर्थ को हमने रखा है। जैसे अग्नि का आग, आग अगर लिखा गया हिंदी में तो वो क्या हो गया बच्चों, तद्भव। दधी का दही, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए, आपके तद्भव शब्द हो गए। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी जा रही है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। बच्चों ये तत्सम और तद्भव शब्द आपको अपनी कॉपी में भी करना होगा। ठीक है बच्चों। तत्सम शब्दों को देखिए, ये आपके संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव ये उसके अर्थ हैं। ठीक है बच्चों। अंगुली उंगली, अग्नि आग, आम्र आम, अश्रु आंसू, अंधकार अंधेरा, उष्ट्र ऊँट, गृह घर, गंधर्व गधा, अर्ध आधा, क्षीर खीर, काष्ठ काठ, कर्म काम, दंत दांत, दधी दही, पृष्ठ पीठ, सत्य सच। ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द हुए। इनको भी आपको अपनी कॉपी में करना होगा और आपको याद भी करना होगा। आगे देखिए, आगे है आपका बच्चों आगे देखिए देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्म लेने वाला, अर्थात जो शब्द हिंदी के अतिरिक्त भाषा की अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं वे हैं देशज शब्द। ठीक है बच्चों। जैसे पगड़ी, लकड़ी, शीशा, रोटी आदि। ठीक बच्चों, देशी शब्द वो होते हैं जिन्हें हम किसी भी क्षेत्र से उठा के हम उसे वहाँ पे हिंदी में लाए हैं। ठीक है बच्चों। विदेशी शब्द क्या है, भारत में बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा। ये तो हम भी जानते हैं बच्चों कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश क्या था बच्चों, गुलाम था। तो इस पे बहुत सारे विदेशियों ने शासन किया। उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए, यानी कि जो लोग आए वो अपनी भाषाओं को बच्चों यहाँ पर लाए, तो उसे हम उस भाषाओं को भी हमने हिंदी में प्रवेश कराया। उन शब्दों को विदेशी कहते हैं। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। अब मतलब आगत शब्द क्या होते हैं और विदेशी शब्द दोनों एक ही होते हैं। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं में के अनेक शब्द हिंदी में आज बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। बच्चों हमारी हिंदी में आपको अरबी भी मिलेगी, फ़ारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ये सब भाषाएं भी हमको आप देखने को मिलती हैं हमारी हिंदी में। जैसे अरबी शब्दों को देखिए, औरत, अमीर, गरीब, हवालात, कानून, मरीज आदि। ये शब्द आप बच्चों अपनी हिंदी की किताब में पढ़ते हैं। फ़ारसी, गुलाम, नमक, प्याज, जानवर, शादी, आईना, गर्दन, ये सब बच्चों फ़ारसी शब्द हैं। अंग्रेजी, ट्रेन, फिल्म, रेडियो, कॉपी, स्टेशन, कैमरा, चॉकलेट, स्कूल, कंप्यूटर आदि। पुर्तगाली शब्द आलू, गोभी, तौलिया, साबुन, अलमारी, कमरा, चाबी आदि। ये सब आपके पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्की, लाश, कुली, चमचा, बेगम आदि। इन सब शब्दों को भी बच्चों हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में देखते हैं। फ्रांसीसी, अंग्रेज, कूपन, कारतूस आदि, ये भी शब्द हमें देखने को बच्चों मिलते हैं। तो ये सब क्या है आपके विदेशी शब्द या आगत शब्द। इनके अतिरिक्त चीनी,
जापानी आदि अन्य भाषाओं के भी अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। चीनी मतलब चीन का, जापानी मतलब जापान का। ठीक है बच्चों, इन भाषाओं का भी समावेश हमको देखने को मिलता है हिंदी में। अंगा शंकर शब्द, हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, दो भाषाएं उसमें मिली होती हैं, ऐसे भी शब्द होते हैं, इन्हें संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। संकर का मतलब होता है मिश्रित शब्द। ठीक है बच्चों, जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल क्या हो गया आपका अंग्रेजी, गाड़ी क्या हो गया हिंदी। अब ये अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों आपके क्या हो गए बच्चों, मिश्रित शब्द यानी कि संकर शब्द। वर्षगांठ, वर्ष क्या हो गया आपका संस्कृत हो गया, और गांठ क्या हो गया आपका हिंदी हो गया। ये दोनों मिला के यानी कि वर्षगांठ क्या हो गया आपका संकर शब्द यानी कि मिश्रित शब्द। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो बच्चों आगे है आपका रेल यात्रा। रेल आपका अंग्रेजी हो गया और यात्रा आपका संस्कृत हो गया, तो ये भी आपके संकर शब्द हैं। घड़ी साज, घड़ी हिंदी हो गई आपकी और साज हो गया अरबी। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। क रूढ़ शब्द, जिन शब्द को खंड में बांटने से खंडों का कोई अर्थ प्रकट नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जिसको हम अलग अलग कर दें शब्दों को, उसमें अलग अलग उसका कोई भी अर्थ ना निकलता हो। ठीक है बच्चों, वो क्या होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कमल, क प्लस म प्लस ल, अगर हम क को अलग करें, म को अलग करें, ल को अलग करें तो इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों तथा जिसके खंड करने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से हो सकती है। संधि द्वारा, ये यौगिक शब्द किसके किसके द्वारा बनते हैं, संधि द्वारा, समास द्वारा, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग के योग से। ठीक है बच्चों, आगे चल के हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में भी जानेंगे और समास के और संधि के बारे में भी हम सीखेंगे आगे के पाठ में आपके। संधि के द्वारा जैसे श्रम प्लस इक, श्रमिक। ठीक है बच्चों, श्रमिक का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा श्रम प्लस इक। ये आपको संस्कृत में आपको बच्चों देखने को मिलते हैं। समास जैसे राज प्लस कुमार, राजकुमार। ये समास के द्वारा प्रत्यय के योग से, जैसे चमक प्लस इला, चमकीला। उपसर्ग के योग से अव प्लस गुण, अवगुण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करें योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द बच्चों जो सामान्य अर्थ न प्रकट करें, वो एक विशेष मतलब एक महत्वपूर्ण अर्थ प्रकट करें, वहाँ पे वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर, अर्थात भगवान कृष्ण को हम पीतांबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम पीतांबर बोलें तो पीतांबर में हम एक विशेष अर्थ निकल रहा है भगवान कृष्ण का। ठीक है बच्चों। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। लंबा प्लस उदर, लंबोदर यानी कि गणेश जी को हम कहते हैं। वीणा प्लस पाणी, वीणा पाणी अर्थात सरस्वती जी। ये जो भगवान के जो नाम आ रहे हैं बच्चों, ये एक विशेष रूप को प्रकट कर रहे हैं। आगे देखिए। प्रयोग के आधार पर, तो बच्चों प्रयोग के आधार पर क्या है आपका, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। क विकारी शब्द और ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात जैसे लड़का, लड़का हुआ, लड़का को हम लड़के भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने काल के अनुरूप, अपने कारक के अनुरूप अपना रूप बदल सकते हैं, तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। ये चारों शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे लड़का, लड़का आपका संज्ञा है बच्चों, लड़का, लड़के, लड़कियाँ, लड़कियाँ, ये सब क्या है, संज्ञा के शब्द हैं। तो इसे हम बच्चों वाक्य में प्रयोग करते समय हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, वो सब लड़के हैं, तो इस प्रकार हम इसको वाक्य में अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं। सर्वनाम मैं, मेरा,
वे, वह, हम, हमारा, ये सब भी हम वाक्य के अनुरूप बदल लेते हैं। विशेषण अच्छा का अच्छे कर देते हैं, खट्टा का खट्टे कर देते हैं। हम अपने वाक्य के अनुरूप इनको बदल सकते हैं। तो वो होते हैं विकारी शब्द। क्रिया जाता है, जाती है, जाते हैं, तो ये भी आपके बच्चों वाक्य के अनुरूप बदले जा सकते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण भी अपना रूप नहीं बदलते, अर्थात ऐसे शब्द जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में तेज, कम, थोड़ा, अधिक। अब ये बताइए बच्चों कि आप तेज को कुछ और लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, आपको तेज को तेज ही लिखना होगा। ठीक है। आगे है कम। कम को कम ही लिखते हैं, थोड़ा को थोड़ा ही लिखते हैं, अधिक को अधिक ही लिखते हैं, चाहे हम किसी भी वाक्य में उसको प्रयोग करें हैं, इसे हम अलग नहीं करते। ठीक है बच्चों। इस प्रकार जो किसी भी रूप में ना बदले जाएं, उसको ज्यों का त्यों लिखना पड़े, वो शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? अविकारी शब्द। आगे देखिए, समुच्चय बोधक और कि, परंतु, यों, तो, या, ये सब जो हैं बच्चों, ये सब जो आपके शब्द हैं, इनको भी हम नहीं बदल पाते। संबंध बोधक, के, पास, के, बिना, के, साथ, तो ये सब भी हम अलग नहीं कर सकते, इसे भी हम ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे, हाय, वाह, शाबाश, ओह, तो ये सब क्या है बच्चों? ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं, इसे भी हम ज्यों का त्यों ही वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बच्चों ये आपका पाठ 3 शब्द विचार समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया हो। यदि नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आपका दिया गया है स्वयं को परखें, उसके बारे में जानते हैं। तो आगे बच्चों है आपका स्वयं को परखें। सही विकल्प पर लगाए, सही का निशान लगाइए। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? अभी आपने पढ़ा ना, क्या कहते हैं? जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों? शब्द होता है। शब्द पद बनता है अर्थ न देने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर ये दोनों नहीं बच्चों, वाक्य में प्रयोग होने पर वो पद बन जाता है। ठीक है बच्चों। आगे रिक्त स्थान भरिए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है बच्चों? शब्द बनते हैं। ठीक, इस प्रकार आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आग का अग्नि। इस प्रकार आपको ये सारे करने हैं। पीछे आपकी किताब में दिया गया है, उसमें से आप पढ़ के इसको भरेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित के सम्मुख 2-2 शब्द लिखिए। यौगिक शब्द आपको पीछे मिलेंगे, देशज शब्द मिलेंगे, विदेशी, तत्सम, इन सभी शब्दों को आपको यहाँ पर बच्चों लिखना होगा। यौगिक शब्दों में देखिए क्या आता है आपका, लिख लीजिए राजकुमार, आपका हो गया चमकीला। इस प्रकार आपके ये हो गए देशज शब्द भी आपके हो जाएंगे जो देशी शब्द हैं बच्चों। लोटा, और आपका हो गया पगड़ी। विदेशी शब्द क्या हो गए आपके? विदेशी शब्द वो हैं जो बाहरी शब्द आए हैं हमारे, उसमें आप अरबी, फारसी, कोई से भी शब्द आप ले सकते हैं जो आपके पीछे किताब में दिए गए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द हैं जो ज्यों के त्यों आपके रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यही है बच्चों, इसे आप कॉपी में और बुक में दोनों में आपको करना होगा। तो आइए आगे देखिए, दिए गए शब्द विकारी हैं या अविकारी लिखिए। तो बच्चों साथ को हम ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, तो ये क्या है आपके? अविकारी। क्या है? अविकारी। भीतर का क्या कर सकते हैं हम? भीतरी भी कह सकते हैं, तो ये क्या है आपके? विकारी हैं। ठीक है, इस प्रकार इसे भी आपको स्वयं ही करना है और स्वयं को परखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको खुद से कोशिश करिए भरने की। आगे देखिए, शब्द पढ़िए और उनके भेद तक रेखा खींचिए। ठीक,
भेद तक, यानी कि ये जो बीच में आपका लिखा हुआ है इसमें से ये कौन सा शब्द है इसे आपको देखना है। रसोई घर, एक है रसोई एक है घर, ये क्या है आपका बच्चों? ये आपका है यौगिक शब्द, ठीक है। इसी प्रकार पानी, पानी क्या है आपका? पा और नी अलग अलग कर दे तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये क्या है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। दशानन, ये भी आपका यौगिक है। इसी प्रकार आपको ये सब भी करने हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आपकी स्वयं को परखें अभ्यासमाला समाप्त होती है। तो आप इसको पढ़ें, पाठ को पढ़ के अपने आप इन पूरे अभ्यास को पूरा करें और कोशिश करें कि आपको ये सब बातें समझ में आ जाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।